हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव लोड के बारे में। अगर आपको इंडक्टिव लोड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप सभी को इन सारे सवालों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, एपरेंट पावर के क्या होता है और ट्रू पावर के क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि सारे सवालों की जड़ ये है तो ये कहना गलत नहीं होगा, और ये एसी वोल्टेज के अंदर पाया जाता है। इसी की वजह से ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इंडक्टिव लोड क्या होता है, रेसिस्टेंस लोड क्या होता है, कैपेसिटर लोड क्या होता है, लैग क्या होता है, लीड क्या होता है, के क्या होता है और के क्या होता है, और 3 फेज़ की मोटर बिना न्यूट्रल के कैसे चल जाती है। जी हाँ, बगैर न्यूट्रल के तो बल्ब ही नहीं ऑन होता। तो फिर 3 फेज़ की मोटर पर हम 3 फेज़ देते हैं बगैर न्यूट्रल के, आखिरकार 3 फेज़ की मोटर चल कैसे जाती है। उन सारे सवालों का जवाब आपको यही देने वाला है, और ये दिखाई देने में ऐसा क्यों होता है और ये कहाँ पैदा होता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, इसका जन्म अल्टरनेटर के अंदर ही हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अल्टरनेटर के आर्मेचर को घुमाया जाता है तो अल्टरनेटर के आर्मेचर के ठीक एक ही स्लिप रिंग से इसका पूरा जन्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर को घुमाते हैं तो पॉजिटिव का भी पूरा एक साइकिल हमें प्राप्त हो जाता है और नेगेटिव का भी साइकिल हमें प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम ज़रा इसे और भी गहराई से समझते हैं। जहाँ पर ये हरा रंग है और जहाँ ये नीला रंग है, एस मैंने साउथ पोल, एन मैंने नॉर्थ पोल। ये हरा रंग जैसे जैसे एन की तरफ जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिव का साइकिल तैयार हो जाएगा, और जैसे जैसे ये एन से दूर जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिव का साइकिल भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए ज़रा, जैसे जैसे ही ये हरा रंग एन यानी कि नॉर्थ पोल की और जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पॉजिटिव का एक साइकिल देखिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। जैसे ही ये हरा रंग नॉर्थ पोल के सामने बिल्कुल आ जाता है, आमने सामने ये हो जाते हैं, तो पॉजिटिव का हाफ साइकिल तैयार होता है। और जैसे जैसे ये हरा रंग नॉर्थ पोल से दूर जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिव का ये साइकिल धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। ये जैसे ही दूर हो जाएगा और ये बिल्कुल पॉजिटिव का एक साइकिल हमें मिल गया है, और अब ये हरा रंग जैसे ही एस यानी साउथ पोल की ओर जाएगा अब हमें नेगेटिव का साइकिल मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये हरा रंग एस के सामने बिल्कुल आमने सामने ये हो जाएगा तब नेगेटिव का हाफ साइकिल तैयार हो जाएगा, और जैसे जैसे ये अब हरा रंग एस से दूर जाना शुरू होगा वैसे वैसे नेगेटिव का भी ये जो हाफ साइकिल है ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया है। अकेले पॉजिटिव के एक साइकिल के अंदर भी बहुत कुछ होता है जो आपको शायद नहीं पता होगा। पॉजिटिव के एक साइकिल को तैयार होने में भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे जैसे पॉजिटिव का साइकिल धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे करंट और वोल्टेज भी बढ़ती चली जाती है। जब ये पॉजिटिव का पूरा हाफ साइकिल हो जाता है तो पूरी वोल्टेज इसके अंदर होती है। जैसे जैसे ये कम होना शुरू होता है वैसे वैसे करंट और वोल्टेज भी कम होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, पॉजिटिव के इस साइकिल के अंदर इतना कुछ हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडक्टिव लोड की, यानी कि इंडक्टर की, कि इंडक्टर क्या होता है। मेरे पास एक लोहे की छड़ है और इस लोहे की छड़ के अंदर अचानक से मैग्नेट कभी तो इसके अंदर बन जाता है और कभी मैग्नेट चला जाता है। इस लोहे की छड़ को मैं एक कॉइल के अंदर डाल देता हूं और उस कॉइल के ऊपर एक एलईडी बल्ब को लगा देता हूं, और अब देखते हैं कि जब इस लोहे की छड़ के अंदर अचानक से मैग्नेट बनेगा और जब मैग्नेट चला जाएगा तो ये कॉइल क्या रिएक्ट करती है। आप देख सकते हैं कि जब मैग्नेट इसमें से चला जाता है तब भी ये कॉइल वोल्टेज पैदा करती है,
और अगर इस लोहे की छड़ के अंदर अचानक से मैग्नेट बन जाता है तब भी ये कॉइल वोल्टेज पैदा कर देती है। तो जब भी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की कोशिश करता है तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। और अब मैं एक और आपको सबूत देता हूँ। मेरे पास एक कॉइल है और मेरे पास ये 1.5 वोल्ट के 2 सेल हैं जिन्हें जोड़कर मैंने 3 वोल्ट डीसी बनाई हुई है। और मेरे पास एक और कॉइल है जिसके ऊपर मैंने एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। अब मैं जैसे ही डीसी 3 वोल्ट इस दूसरी कॉइल के अंदर देता हूँ तो एलईडी बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। ये देखिए, और अब बात करते हैं कि बिजली की ताकत को ही करंट कहते हैं। तो जैसे ही रेजिस्टेंस लोड किसी वोल्टेज के ऊपर डाला जाता है तो क्या होता है कि वोल्टेज तो आपको मीटर पूरा ही बताएगा, लेकिन जो उसका करंट होता है वो कम हो जाता है। इसलिए रेजिस्टेंस लोड के फ्रीक्वेंसी के चित्र को इस तरह से दिखाया जाता है। आप अगर आप अपने घर कोई हीटर ऑन करते हैं तो आपने ये नोट किया होगा कि कुछ बल्बों की रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है। वो इस बात का सबूत होता है कि वोल्टेज तो पूरी आ रही है लेकिन उस वोल्टेज का जो करंट है वो कम हो गया है। तो हीटर क्या एक रेजिस्टेंस लोड है। और अब बात करते हैं कि इंडक्टिव लोड की क्या पहचान होती है कि वो इंडक्टिव लोड है। बिजली से बने किसी भी उपकरण में बिजली देने से उस उपकरण में मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो इंडक्टिव लोड ही होता है। तो इंडक्टिव लोड की पहचान ये होती है। और अब बात करते हैं कि लैग और लीड क्या होता है। लैगिंग का मतलब होता है पीछे रह जाना और लीडिंग का मतलब आगे रहना। तो लीजिए समझते हैं कि इंडक्टिव लोड के केस में जो करंट होता है वो वोल्टेज को हमेशा लैग करता है। यानी कि जो करंट होता है इंडक्टिव लोड में वो वोल्टेज से पीछे रह जाता है, यानी कि वोल्टेज पहले आ जाती है और करंट बाद में आता है। और ये सब कुछ कैसे और क्यों होता है वो आज मैं आपको बहुत ही गहराई से समझाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको यही वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये साबित करके दिखाया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के अंदर चेंज होने की कोशिश करेगा तो उस इंडक्टर के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सबूत मैंने आपको दिया था कि जब भी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, यानी कि मैग्नेट कभी तो उसके अंदर एकदम से आ जाता है और कभी एकदम से मैग्नेट चला जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस इंडक्टर के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाए। यदि हम किसी इंडक्टर के अंदर एसी वोल्टेज दें तो क्या होगा और अगर डीसी वोल्टेज दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज की ही बात कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज के अंदर जो इसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वोल्ट, वो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही बना रहता है और जो इसका नेगेटिव होता है वो हमेशा नेगेटिव ही बना रहता है। जब हम इंडक्टर कॉइल के अंदर डीसी वोल्टेज देंगे तो डीसी वोल्टेज जाने पर इंडक्टर कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा और जैसे ही उसके अंदर एक मैग्नेट बनेगा तो इंडक्टर कॉइल एक वोल्टेज पैदा करेगी और इंडक्टर कॉइल उस डीसी वोल्टेज का भी विरोध करेगी। तो इसीलिए इंडक्टर कॉइल में जब हम एसी वोल्टेज दें या डीसी वोल्टेज दें तो उस समय इंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर एसी वोल्ट इंडक्टर कॉइल में दी जाए तो क्या होगा। एसी वोल्ट में जो इसका नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो इसका फेस होता है 1 सेकंड में 50 बार कभी तो वहाँ पर फेस आता है और कभी न्यूट्रल आता है, यानी कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसा 1 सेकंड में 50 बार होता है। इसलिए एसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज भी कही जाती है। अब इसे नोट कर लीजिए कि जैसे ही इंडक्टर
कॉइल के अंदर एसी वोल्टेज हम देते हैं तो इस इंडक्टर कॉइल के अंदर एक मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है। अब इस इंडक्टर कॉइल के अंदर अगर मैग्नेट बनेगा तो वोल्टेज भी इसके अंदर पैदा होगी। अब जैसे ही इसके अंदर वोल्टेज बनती है तो ये मेन सप्लाई के एसी वोल्ट के उस पॉजिटिव का विरोध करता है जो इसके अंदर दाखिल हो रहा है। तो इससे होता ये है कि मेन सप्लाई के एसी वोल्टेज के पॉजिटिव वोल्ट के करंट का ये विरोध करता है, जिससे ये करंट को धक्का मारता है और करंट इसीलिए इस इंडक्टर कॉइल के अंदर बड़ी लेट पहुंचता है, क्योंकि ये उसका विरोध कर रहा होता है। इसीलिए वोल्टेज पहले इसके अंदर चली जाती है लेकिन करंट काफ़ी देर बाद आता है। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से इंडक्टर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव लोड में वोल्टेज करंट से आगे क्यों निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब इंडक्टर कॉइल के अंदर वोल्टेज और करंट जाते हैं तो उस इंडक्टर कॉइल के अंदर एक मैग्नेट बनता है और वो खुद एक वोल्टेज पैदा कर देता है। वो मेन सप्लाई के वोल्टेज के करंट का विरोध करता है जो उसके अंदर दाखिल हो रहा होता है। तो इसलिए इस चित्र के अंदर कि इंडक्टिव लोड में वोल्टेज करंट को लीड करती है, इसलिए ऐसा दिखाया जाता है। शुरू में तो पहले पॉजिटिव साइकिल के अंदर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज एकदम पूरी हो जाती है लेकिन करंट धीरे धीरे बढ़ता है। अब पॉजिटिव का ये साइकिल धीरे धीरे ख़त्म होता है, लेकिन होता क्या है कि इंडक्टिव लोड के अंदर ही इंडक्टर कॉइल के अंदर जैसे ही अब एकदम से मैग्नेट चला जाएगा तो उसके अंदर भी करंट पैदा होगा। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे करंट आगे की तरफ देगा तो इससे होता क्या है, वोल्ट और करंट के इन दोनों साइकिलों का फर्क इसलिए आ जाता है। तो इसी को लैगिंग पावर फैक्टर भी कहते हैं। और अगर हम कैपेसिटर लगा दें तो उससे ये ठीक कैसे हो जाता है। शुरू में तो इंडक्टिव लोड के अंदर वोल्टेज तो पूरी चली जाती है, पॉजिटिव का अपना पूरा साइकिल वो कर लेती है, लेकिन जो करंट होता है वो काफ़ी धीरे धीरे आता है क्योंकि इंडक्टर कॉइल इस करंट का विरोध कर रही होती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट बन रहा है। अगर उसके अंदर मैग्नेट बनेगा तो उसके अंदर भी करंट पैदा होगा और वो आने वाले इस करंट का विरोध करेगा। अब अगर हम इसके अंदर कैपेसिटर लगा दें तो उससे होगा ही क्या। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही पॉजिटिव का ये साइकिल धीरे धीरे ख़त्म होता है तो होता क्या है कि इंडक्टर कॉइल अपनी तरफ से क्या करती है कि एक करंट आगे की ओर धकेल देती है। ये देखिए, ये करंट के आप इस साइकिल को देख सकते हैं। देखिए ये कितना ज़्यादा है। मेन फ्रिक्वेंसी के पॉजिटिव साइकिल अपना पूरा पॉजिटिव ख़त्म करके नेगेटिव तक आ भी गया है, पूरा ही नेगेटिव तक आ गया है। तब तक इस इंडक्टर कॉइल ने अपनी तरफ से करंट देना शुरू कर दिया था, या फिर लगातार ये करंट तब तक देखता रहा है जब तक एसी के पॉजिटिव का साइकिल पूरा भी हो गया और नेगेटिव भी उसके अंदर आना शुरू हो गया। यानी कि उसी तार के अंदर न्यूट्रल भी आ चुका है, न्यूट्रल आ चुका है उस तार के अंदर, और अभी भी ये उसके अंदर पॉजिटिव का साइकिल दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में भिड़ते हैं। अब अगर इंडक्टिव लोड पर हम कैपेसिटर को लगा देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। ऐसा भी क्या होता है कैपेसिटर के अंदर कि इंडक्टिव लोड पर लगाने पर ये सब ठीक हो जाता है। कैपेसिटर का क्या काम होता है, चार्ज और डिस्चार्ज। जब इंडक्टिव लोड पर हम कैपेसिटर को लगाते हैं तो शुरू में तो वोल्टेज अपने पूरे हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव का ये साइकिल पहुंच जाता है तब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होता है। अब जैसे ये पॉजिटिव का हाफ साइकिल धीरे धीरे ख़त्म होता है, वोल्टेज और करंट इसके अंदर ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और जब इसके अंदर वोल्टेज और करंट ख़त्म होते हैं पॉजिटिव के इस साइकिल के अंदर, तब तक इंडक्टिव लोड को कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज हुई उस एनर्जी को देना शुरू कर देता है। यानी कि जो इसके अंदर वोल्टेज चार्ज हुए थे ये अपनी तरफ से उस इंडक्टिव लोड को देना शुरू कर देता है। तब तक देता रहता है जब तक पॉजिटिव का ये साइकिल ठीक इस डॉट तक नहीं आ जाता। ठीक यहाँ पर आने पर जो एसी वोल्ट की तार जिसके अंदर फेस था, जो इंडक्टिव लोड को हम दे रहे थे, उसके अंदर ना तो ठीक इस मौके पर ना तो पॉजिटिव का साइकिल है ना ही नेगेटिव का साइकिल है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा अगर इंडक्टिव लोड को वो अपनी तरफ से बिजली दे रहा है तो।
डिस्चार्ज होने पर क्या होगा, इंडक्टर कॉइल के अंदर जब तो वोल्टेज थी तब तो उसके अंदर मैग्नेट था, और जब कैपेसिटर एकदम डिस्चार्ज हो गया है तो उसके अंदर मैग्नेट एकदम से चला गया है। जब इंडक्टर कॉइल में से मैग्नेट एकदम चला जाएगा तब भी वो वोल्टेज देगा, यानी कि ईएमएफ उसके अंदर पैदा होगा। अब जैसे ही बैक ईएमएफ पैदा होगा तो वो उस दौरान इस तार के ऊपर हमला करेगा, जब इस तार के अंदर ना तो पॉजिटिव का साइकिल होगा और ना ही नेगेटिव का साइकिल होगा, तो यानी कि उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई होगी ही नहीं। इसीलिए इंडक्टिव लोड पर जब हम कैपेसिटर को लगा देते हैं तो उससे हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल ठीक रहता है। और अब बात करते हैं कैपेसिटर लोड की। कैपेसिटर लोड में वोल्टेज पीछे रह जाती है और करंट आगे निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है, और इसी को लीडिंग पावर फैक्टर भी कहा जाता है। होता यह है कि जब पॉजिटिव का हाफ साइकिल होता है तब तक कैपेसिटर चार्ज हो चुका होता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम यही है कि चार्ज और डिस्चार्ज। पॉजिटिव के हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अब जैसे ही पॉजिटिव का हाफ साइकिल धीरे धीरे अपनी वोल्टेज और करंट को खत्म करेगा, लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज है। अब जैसे ही वोल्टेज और करंट खत्म हुए हैं पॉजिटिव के साइकिल में, तो कैपेसिटर अब अपनी तरफ से करंट उस तार में देना शुरू कर देता है। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है कि करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को जब हम 3 फेस पर चलाते हैं तो उसके अंदर से भी एक रिएक्टिव पावर निकलती है। उस रिएक्टिव पावर की वजह से ही मोटर का पावर फैक्टर खराब होता है। इसलिए हम 3 फेस की इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर ठीक करने के लिए इस पर एक कैपेसिटर यानी एक केवीआर लगा देते हैं। अब बात आती है कि एक्टिव पावर क्या होता है। एक्टिव पावर जो हम इसे दे रहे हैं, जो ये बिजली खा रही है, उसी की रीडिंग हमारे मीटर के अंदर KWH के रूप में आती है। यानी कि मीटर जो हमें KWH की रीडिंग देता है वो हमें ये बताता है कि आपने इतने तक की बिजली खर्च की है। वो हमारी एक्टिव पावर है, रियल पावर है जो ये मोटर खा रही है। लेकिन इस मोटर को जब हम चलाते हैं, ये एक इंडक्टिव लोड है, इसलिए ये एक रिएक्टिव पावर पैदा कर रही है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर खराब हो रहा है। तो उसकी रीडिंग मीटर के अंदर KVAH के रूप में लिखी हुई आती है। जी हाँ, मीटर पर जो KWH की रीडिंग आती है वो तो हमें बताती है, वो हमारी एक्टिव पावर होती है कि हमने कितने तक की बिजली खर्च की है, और जो KVAH की रीडिंग होती है वो रिएक्टिव पावर की होती है। मैंने किसी दुकानदार से 1 गिलास दूध लिया है और उसे पूरे 1 गिलास दूध के पैसे दिए हैं, और इस गिलास के अंदर आधा तो दूध है और आधी झाग है। जी हाँ, दूध की झाग है, और मैं इस झाग को अगर अलग कर देता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है। आधा गिलास दूध मुझे मिला है और बाकी तो सारी झाग ही होती है। तो आधा गिलास दूध तो एक्टिव पावर हुआ, और जो झाग है वो रिएक्टिव पावर है। क्योंकि झाग पीने से ताकत नहीं आती, दूध पीने से ही ताकत आती है। तो एक्टिव पावर क्या हुई हमारी KWH, और रिएक्टिव पावर KVAH। आपने ये नोट किया होगा कि जब बिजली का बिल आता है तो उसके अंदर KWH, तो गवर्नमेंट हमको ये बताती है कि आपने इतने तक की बिजली खर्च की है, ये हमारी एक्टिव पावर होती है। और बिजली का बिल जो हमें देना होता है वो देना होता है KVAH की रीडिंग के हिसाब से। अब अगर इस झाग को ख़त्म करना है, यानी कि रिएक्टिव पावर को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम कैपेसिटर बैंक का ही इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इंडक्टिव लोड पर हम इसीलिए कैपेसिटर लगाते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।